वेलकम टू फ्यूचर ज्ञान एकेडमी। दोस्तों, आज की इस गहराई से भरी चर्चा में एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने की तैयारी है। बिल्कुल। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण जिस विषय पर है वो कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के भूगोल की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर जो शायद कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। सही कहा। तो हमारे पास आज 9 बहुत ही शानदार विजुअल नोट्स हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, और इन नोट्स को बारीकी से देखने पर एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ये राज्य सिर्फ एक साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है। मतलब ये भौगोलिक विविधताओं का एक बहुत ही खूबसूरत खजाना है। हाँ, अक्सर आम धारणा यही होती है कि इस राज्य का मतलब सिर्फ अंतहीन रेगिस्तान है, लेकिन आज हम इस धारणा से बहुत आगे जाने वाले हैं। ये धारणा सच में बहुत आम है, लेकिन हमारे सामने जो ये विस्तृत नोट्स हैं, इनका मिशन ही इस सीमित सोच को बदलना है। हाँ। जब हम इन 9 स्लाइड्स का एक-एक करके विश्लेषण करते हैं, यहाँ प्राचीन काल में भयानक ज्वालामुखी धधकते थे। क्या बात है। हाँ, और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं को आज भी अपने सीने पर संजोए हुए हैं। ज्ञान तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब हम उसे उसके पूरे संदर्भ में समझें। बिल्कुल। और आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक तथ्य को, खासकर जो इसमें एग्जाम अलर्ट दिए गए हैं, उन्हें बहुत ही आसान कहानी के अंदाज में डिकोड करें। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत हमारे इस दस्तावेज की पहली स्लाइड से करते हैं। हमारी इस पहली स्लाइड का जो मुख्य शीर्षक है वो है राजस्थान का भूगोल, एक शानदार यात्रा। इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भौगोलिक विविधताओं का खजाना है। इसके भौतिक प्रदेशों को सही ढंग से समझने के लिए भूगोलविदों ने इसे मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा है। हाँ, 2 मुख्य आधार हैं। पहला है व्यक्तिगत आधार और दूसरा है भौगोलिक आधार। और इसी स्लाइड नंबर 1 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट दिया गया है। जो लोग इस विषय का अकादमिक अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ओके। इस स्लाइड में स्पष्ट किया गया है कि भौगोलिक वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो उच्चावच और जलवायु है। उच्चावच और जलवायु। हाँ, इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जो हम उच्चावच कहते हैं तो हमारा मतलब होता है जमीन की सतह की बनावट, यानी कहाँ पहाड़ अपनी ऊंचाई लिए खड़े हैं, कहाँ समतल मैदान फैले हैं और कहाँ खाइयां हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जलवायु है जो वहाँ के मौसम के लंबे समय के स्वरूप को तय करती है। तो जब भी वैज्ञानिक इस विशाल राज्य को बांटते हैं तो वो मुख्य रूप से इन्हीं 2 पैमानों का इस्तेमाल करते हैं, जमीन की भौतिक बनावट और आसमान से बरसने वाले मौसम का तालमेल। उच्चावच और जलवायु का ये पैमाना सच में बहुत लॉजिकल लगता है ना? हाँ। और जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपनी दूसरी स्लाइड की ओर रुख करते हैं तो ये बात सामने आती है कि आखिर इस वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। हमारी स्लाइड 2 का शीर्षक है सबसे पहला प्रयास, 7 भौतिक प्रदेश। 7 प्रदेश। इस स्लाइड के अनुसार ये जानना बहुत दिलचस्प है कि व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भूगोल को बांटने की सबसे पहली ऐतिहासिक पहल प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने की थी। मिश्रा जी का ये काम भूविज्ञान में बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। स्लाइड 2 में दर्ज है कि उनकी ये रिसर्च 1967 में पब्लिश हुई थी। हाँ, 1967 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। बिल्कुल। और उन्होंने अपने इस व्यक्तिगत प्रयास में पूरे राज्य को 7 अलग-अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा था। इन 7 प्रदेशों के नाम भी इस स्लाइड में बहुत सलीके से दिए गए हैं। मैं पढ़ता हूँ। शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिण पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़। What is fascinating here is, अगर हम इन नामों को ध्यान से देखें तो ये समझ आता है कि भले ही आज हम मुख्य रूप से 4 भागों वाला वर्गीकरण पढ़ते हैं, लेकिन मिश्रा जी का ये शुरुआती काम आज भी बेसिक समझने के लिए बहुत अहम है। सच में उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं देखी बल्कि कृषि और उद्योगों को भी शामिल किया। हाँ। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब हम अपनी तीसरी स्लाइड की बात करते हैं। ये आधुनिक दृष्टिकोण को सामने रखती है। स्लाइड 3 का शीर्षक है भौगोलिक आधार, राजस्थान के 4 मुख्य हिस्से। 4 हिस्से। इस आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य को उच्चावच
और जलवायु के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है विशाल थार का मरुस्थल, दूसरा है दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला, तीसरा है उपजाऊ पूर्वी मैदान और चौथा है लावा से बना हाड़ौती का पठार। ये जो 4 हिस्सों का वर्गीकरण है, ये बहुत ही सधा हुआ है, लेकिन इस स्लाइड 3 में एक बहुत ही अहम एग्जाम अलर्ट छिपा है। अच्छा, वो क्या है? अरावली, पठार और पूर्वी मैदान ये पूरी तरह से उच्चावच के आधार पर बांटे गए हैं। जमीन की ऊंचाई और ढलान ने इनकी पहचान तय की है। ठीक है। जबकि केवल एक प्रदेश ऐसा है और वो है मरुस्थल, जिसका वर्गीकरण मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर हुआ है। ओहो, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ जमीन की बात करें तो मरुस्थल की जमीन भी काफी हद तक समतल मैदान जैसी ही है, लेकिन वहां की जो अत्यंत कठोर और सूखी जलवायु है वो उसे एक उपजाऊ मैदान से बिल्कुल अलग कर देती है। ये तथ्य सच में ध्यान खींचने वाला है। सिर्फ मौसम और बारिश की कमी एक मैदानी इलाके को मरुस्थल बना देती है। बिल्कुल। अब इसी मरुस्थल की विशालता को हमारी चौथी स्लाइड बहुत स्पष्ट आंकड़ों के साथ पेश करती है। स्लाइड 4 का शीर्षक है मरुस्थल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हिस्सा। इसमें बताया गया है कि राज्य का ये उत्तरी पश्चिमी हिस्सा पूरे राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। हाँ, 61.11%। मतलब आधे से भी ज्यादा हिस्से पर सिर्फ मरुस्थल का राज है। ये 12 जिलों में फैला है। ये विशाल तो है, लेकिन इसी चौथी स्लाइड में एक एग्जाम अलर्ट भी है जो एक बड़ा विरोधाभास दिखाता है। क्षेत्रफल भले ही 61% से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ राज्य की केवल 40% जनसंख्या ही निवास करती है। सिर्फ 40%? हाँ, इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद आबादी का घनत्व बहुत कम है, और इसका कारण भी इसी स्लाइड में दी गई मिट्टी और जलवायु की जानकारी में है। यहाँ मुख्य रूप से बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी पानी को रोक कर नहीं रख सकती, वो बहुत जल्दी सोख लेती है। सही कहा। और साथ ही यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी और खेती की कमी ने यहाँ इंसानी बसावट को सीमित रखा है। Here is where it gets really interesting. अब हम 5वीं स्लाइड पर आते हैं, जो एक ऐसा रहस्य खोलती है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। स्लाइड 5 का शीर्षक है मरुस्थल का निर्माण और इसका विशाल विस्तार। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसमें साफ लिखा है कि जहां आज ये विशाल और सूखा मरुस्थल है, वहां करोड़ों साल पहले टेथिस सागर नाम का एक विशाल समुद्र हुआ करता था। जरा सोचिए इस बारे में। ये सच में एक चमत्कार है। मीलों तक सूखी रेत और वहां कभी लहरें मारता हुआ अथाह समुद्र था। प्रकृति की ताकत के आगे सब बदल सकता है। इस स्लाइड 5 में इसके सटीक आंकड़े भी दिए गए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। बाप रे! इसकी लंबाई गुजरात से लेकर हरियाणा तक 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच है। इस स्लाइड में ढलान के बारे में भी कुछ लिखा है? हाँ, इसका प्राकृतिक ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ओके। और जो सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट इस स्लाइड में है वो इसके निर्माण काल को लेकर है। इसका निर्माण टर्शियरी व प्लीस्टोसीन काल में हुआ, लेकिन ध्यान रहे परीक्षा में दोनों विकल्प होने पर टर्शियरी काल को ही चुनना चाहिए। ये बहुत काम की डेप है। बिल्कुल। अब समुद्र और रेत के इस महागाथा से आगे बढ़ते हुए हम छठी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमें राज्य के एक बहुत मजबूत रक्षक से मिलवाती है। स्लाइड 6 का शीर्षक है अरावली पर्वतमाला, दुनिया का सबसे प्राचीन रक्षक। अरावली का नाम सुनते ही एक विशाल दीवार की छवि बनती है। हाँ, और ये राज्य के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% हिस्सा घेरती है और यहाँ 10% जनसंख्या बसती है। ये कुल 13 जिलों में फैली है, जिनमें से मुख्यतः 7 जिले इसमें आते हैं। और मिट्टी कैसी है यहाँ की? स्लाइड के अनुसार यहाँ पर्वतीय या वनीय मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प हिस्सा है अरावली को दी गई रक्षक की उपाधि। वो उपाधि इसे यहाँ की विशिष्ट जलवायु के कारण मिली है। स्लाइड में बताया गया है कि यहाँ की जलवायु उपार्द्र है। अरावली एक बहुत ही मजबूत दीवार की तरह खड़ी है जो मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर ये ना होती तो रेगिस्तान पूर्वी हिस्सों तक पहुंच जाता। बिल्कुल, पूरा राज्य रेगिस्तान बन सकता था। इस स्लाइड 6 में इसके निर्माण की प्रक्रिया भी बताई गई है। ये निर्माण प्रक्रिया में वलित थी, यानी फोल्डेड, लेकिन घिसकर अब ये अवशिष्ट यानी रेजिडुअल पर्वतमाला बन गई है। और इसका एग्जाम अलर्ट क्या है? एग्जाम अलर्ट ये है कि इसका निर्माण
प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये इसे दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक बनाता है। इसी प्राचीनता का असर हम 7वीं स्लाइड के आंकड़ों में देखते हैं। स्लाइड 7 का शीर्षक है अरावली का विस्तार और घटती ऊंचाई। इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हाँ, बहुत हैरान करने वाले। जब इसका निर्माण हुआ था तब इसकी औसत ऊंचाई 2700 मीटर थी, लेकिन आज ये घिसकर सिर्फ 930 मीटर रह गई है। 2700 से सीधा 930। करोड़ों सालों का प्राकृतिक घिसाव है ये। स्लाइड 7 में इसका भौगोलिक विस्तार भी दिया गया है। भारत में यह गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। इसका लगभग 80% भाग यानी करीब 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में है, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक। और सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जिलों की बात करें तो सिरोही में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है और अजमेर में सबसे कम। राज्य में इसका सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर जिले में है और सबसे कम अजमेर में। पहाड़ों की इस प्राचीन श्रृंखला को समझने के बाद हमारी 8वीं स्लाइड हमें राज्य के सबसे जीवंत हिस्से की ओर ले जाती है। स्लाइड 8 का शीर्षक है पूर्वी मैदान, नदियों का वरदान। यह राज्य का सबसे उपजाऊ हिस्सा है जो 23% क्षेत्रफल पर है। और इसी 23% क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा सघन आबादी है। स्लाइड 8 बताती है कि 10 जिलों में राज्य की 39% जनसंख्या रहती है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, मरुस्थल में 61% जगह पर सिर्फ 40% लोग और यहाँ सिर्फ 23% जगह पर 39% लोग। इसका कारण यहाँ की मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ या कछारी मिट्टी से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बेहतरीन होती है और यहाँ की जलवायु आर्द्र है। ये खेती और जीवन दोनों के लिए शानदार है। इसमें निर्माण काल का भी जिक्र है। हाँ, एग्जाम अलर्ट है कि इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में नदियों के अवसादों यानी सेडिमेंट्स के जमा होने से हुआ है। अब हम अपने दस्तावेज की आखिरी यानी 9वीं स्लाइड पर पहुंचते हैं। स्लाइड 9 का शीर्षक है हाड़ौती पठार, लावा से बनी काली जमीन। ये दक्षिण पूर्वी पठार है जो 6.89% क्षेत्रफल में फैला है। ये 7 जिलों को कवर करता है और 11% जनसंख्या यहाँ रहती है। औसत ऊंचाई 500 मीटर है। If we connect this to the bigger picture, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बहुत अलग कहानी है। हाँ, इस पठार का निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के जमने से हुआ है। राजस्थान में ज्वालामुखी, ये सोचना ही अकल्पनीय लगता है। प्रकृति हमेशा चौंकाती है। इसी लावा के कारण यहाँ काली या कपासी मिट्टी पाई जाती है और जलवायु अति आर्द्र है। और इसका एग्जाम अलर्ट? एग्जाम अलर्ट के अनुसार इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो एक ही राज्य में टैथे सागर का अवशेष मरुस्थल के रूप में है, प्राचीनतम अरावली पर्वत हैं, नदियों के उपजाऊ मैदान हैं और ज्वालामुखी लावा से बने पठार मौजूद हैं। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये समझने के लिए जरूरी है कि भूगोल कैसे हमारे जीवन, कृषि और जनसंख्या को आकार देता है। जैसे हमने देखा कि मरुस्थल में जगह ज्यादा है पर लोग कम, और मैदानों में जगह कम है पर आबादी सघन है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर अरावली पर्वतमाला जो मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है, वो समय के साथ घिसकर 2700 मीटर से 930 मीटर रह गई है, तो क्या होगा जब लाखों साल बाद ये पूरी तरह से घिस जाएगी? क्या भविष्य में राजस्थान का उपजाऊ पूर्वी मैदान भी थार के रेगिस्तान में बदल जाएगा? ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। प्रकृति के लिए भौगोलिक बदलाव अटल हैं। दोस्तों, हमारे सुनने वालों को इस विचार पर जरूर मंथन करना चाहिए। आज की हमारी ये विश्लेषणात्मक चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि इन 9 स्लाइड्स ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।